नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच लाइव के 7 बजे के प्रोग्राम ने। इजराइल ने शैतानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। लाइव टीवी पर रिकॉर्ड हो रहा था वीडियो। काश मैं वो वीडियो आपको यहां पे दिखा पाता। मैं जानता हूं मैं दिखाऊंगा तो यूट्यूब ब्लॉक कर देगा। खान यूनुस के नासिर हॉस्पिटल की पहली मंजिल जो थी उस पर अटैक किया गया। अटैक हुआ और अटैक के बाद जब वो खत्म हो गया अटैक, उसके बाद जो सिविल डिफेंस के लोग थे वो लग गए कि जो लोग घायल हुए हैं, जो लोग मारे गए हैं, उनको अस्पताल पहुंचा दिया जाए, बाकी सब कर दिया जाए। और उस समय दोबारा अटैक हुआ और दोबारा अटैक करके 4 सहाफियों की जान ले ली गई, 4 पत्रकारों की जान ले ली गई, जिसमें एक महिला पत्रकार है। इजराइल नहीं चाहता कि सहाफी वहां पर हो, इजराइल नहीं चाहता कि कैमरे वहां पर हो और उसकी हैवानियत की तस्वीरें सारी दुनिया के पास जाएं, लेकिन दुनिया तो देख रही है। सारी दुनिया ने देखा है कि कैसे लाइव टीवी पर, बिल्कुल लाइव सबने देखा है, पूरे ट्विटर पर वो वीडियो है कि कैसे खान यूनुस हॉस्पिटल पर हमला किया गया है और 4 सहाफियों को मारा गया है। इसके अलावा सिविल डिफेंस का भी एक बंदा मारा गया है। ये सब देखकर दुनिया अगर खामोश है तो आप ये समझिए कि दुनिया से इंसानियत मर चुकी है। पैसे और कौड़ी के मोल में सारी दुनिया बिक चुकी है। अवाम लगातार सड़कों पर है। ऑस्ट्रेलिया में कल अलग अलग जगहों पर लाखों की भीड़ सड़क पर आई। लाखों लोग सड़क पर दिखाई दे रहे थे। जो पुल थे, जो सड़कें थी, सब भरी हुई थी। जापान में विरोध हुआ, इंग्लैंड में विरोध हुआ, यूरोप में विरोध हो रहा है, बाकी जगहों पर हो रहा है। आज टर्की एक मीटिंग में कहता है कि इजराइल को यूनाइटेड नेशन की मेंबरशिप से हटा देना चाहिए। टर्की से यह सवाल पूछना चाहिए कि क्या उसने इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्ते खत्म कर दिए हैं। अगर उसने इजराइल के साथ अपने तिजारती रिश्ते खत्म नहीं किए हैं तो फिर उसको क्या हक है कि वो दुनिया से कुछ कहे। एर्दोगान लगातार बयानबाजी करता रहा है लेकिन इसके आगे बिल्कुल नहीं बढ़ा है। अब सारी दुनिया ये जानती है। अमेरिका का पुराना जो मैथ्यू मिलर था, जो बाइडेन के समय प्रवक्ता था, उसने साफ साफ कहा कि जब जब मामला सीज फायर के करीब पहुंचा तब तब इजराइल ने जानबूझकर धोखा दिया। अब दुनिया जान चुकी है कि नेतन्याहू शुरू से नहीं चाहता था कि सीज फायर हो। आईडीएफ कह रही है, इजराइल की डिफेंस जो फोर्स है, आर्मी है, वो कह रही है कि गजा पर कब्जा इतना आसान नहीं होगा, 1 साल से ज्यादा का वक्त लग सकता है। और सारी दुनिया खामोश बैठी हुई है। बयानात है, फलस्तीन को खुद मुख्तार दर्जा देने की बात है। अरे जब कुछ बचेगा फलस्तीन के नाम पर तब तो उसको खुद मुख्तार दर्जा दोगे। वेस्ट बैंक में अलग कब्जा हो रहा है, गाजा को अलग तबाह किया जा रहा है, बच क्या रहा है। कई मुल्कों ने यह बात कही है कि अब वहां पर यूएन की आर्मी जानी चाहिए जो इजराइल को रोके। लेकिन जब तक अमेरिका में ट्रंप है और जब तक अमेरिका के नेता, अमेरिका के लीडर्स इजरायली पैसे पर बिके हुए हैं, तब तक तो यह पॉसिबल नहीं है। और यह भी जान लीजिए कि जब तक यह सब चल रहा है तब तक वहां से हिंसा को खत्म करना भी पॉसिबल नहीं है। एक हमला अगर उधर हुआ है तो और हमले होंगे। कई सारी बीच में घटनाएं हुई हैं जिसमें हमास के सैनिकों ने इजराइल के सैनिकों को निशाना बनाया है, मारे गए हैं। आगे भी ऐसी घटनाएं होती रहेंगी। और जितनी लाशें गिर रही हैं, अगर सबकी जिम्मेदारी किसी एक पर है तो नेतन्याहू पर, और इससे आगे बढ़ के कहना हो तो अरब मुल्कों पर यह जिम्मेदारी है। और साथ में जिम्मेदारी है उस तथाकथित इंटरनेशनल कम्युनिटी की जो देख सब रही है लेकिन आगे बढ़कर इसको रोकने की कोशिश नहीं कर रही। इतिहास इंसाफ करेगा, इतिहास इंसाफ करेगा। वर्तमान भी आज नहीं तो कल इंसाफ करेगा। लेकिन ये सीन, ये दृश्य, ये सारी चीजें सारी दुनिया के हुक्मरान जो बैठकर देख रहे हैं उनके बारे में कुछ कहने में भी शर्म आती है। ये हमारे वक्त के सबसे खौफनाक हादसे हैं जिनको चुपचाप बैठकर देखा जा रहा है। ये सीधे सीधे युद्ध अपराध हैं, जेनोसाइड है जिसको चुपचाप देखा जा रहा है। ये दुनिया को बहुत भारी पड़ने वाला है। इजराइल सारी दुनिया के लिए खतरा बनने वाला है। इस बात को नोट करके रख लीजिए। इसके अलावा देश की बहुत सारी खबरें हैं, कई सारी बड़ी घटनाएं आज हुई हैं। मोदी जी की डिग्री दिखाने से सीधे अब हाई कोर्ट ने इंकार कर दिया है। ये और इसके अलावा ढेर सारी खबरें लेकर आ रही हैं शालिनी। देखते रहिए पूरा वीडियो। अब वक्त कुछ बड़ी हेडलाइंस का। एसएससी कैंडिडेट्स पर लाठीचार्ज को लेकर बोले राहुल गांधी। कहा ये शर्मनाक ही नहीं, एक डरपोक सरकार की पहचान है। दिल्ली मेट्रो किराया बढ़ा, अब न्यूनतम 11 रुपए और अधिकतम 64 रुपए देने होंगे। अलग अलग लाइनों पर 1 से 4 रुपए और एयरपोर्ट एक्सप्रेस पर 5 रुपए तक की हुई बढ़ोतरी। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति हनुमान हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने स्टैंड अप कॉमेडियन समय रैना सहित अन्य लोगों को दिव्यांगों का मजाक उड़ाने के लिए माफी मांगने के सख्त आदेश दिए। नोएडा में निक्की भाटी हत्याकांड में हुआ खुलासा, पति ने ब्यूटी पार्लर के थिनर से लगाई आग, आरोपी विपिन और सास हुए गिरफ्तार, बाकी परिजनों की तलाश जारी। अब वक्त कुछ बड़ी खबरों को परखने का। भारत ने क्यों रोकी अमेरिका की डाक सेवा? भारत ने अमेरिका के लिए अपनी डाक सेवाएं अस्थायी रूप से बंद कर दी हैं। ये फैसला अमेरिका में ट्रंप प्रशासन द्वारा लाए गए एक नए नियम के बाद लिया गया है। भारत के बाद कई यूरोपीय देशों ने भी अमेरिका की डाक सेवाएं सस्पेंड कर दी हैं। इनमें इटली, ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी और नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया समेत कई देश शामिल हैं। सर्विस सस्पेंड होने की वजह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नए टैरिफ नियम को बताया जा रहा है। दरअसल ट्रंप प्रशासन ने इसी साल 30 जुलाई को आदेश जारी किया था, जिसमें $800 यानी 70,000 रुपए तक के सामान पर मिलने वाली टैरिफ छूट को खत्म कर दिया गया है। ये छूट 29 अगस्त से खत्म हो जाएगी। यूरोपीय डाक संगठन पोस्ट यूरोप और दूसरे डाक विभागों के मुताबिक नए नियमों पर अब तक साफ जानकारी नहीं दी गई है, इसलिए फिलहाल डाक से सामान भेजने की सेवाएं फिलहाल के लिए रोकी जा रही हैं। भारत के संचार मंत्रालय के मुताबिक अमेरिका की टैरिफ लागू करने और वसूलने की प्रक्रिया साफ नहीं है, इसलिए भारत में अमेरिका के लिए डाक सेवाएं अस्थायी रूप से निलंबित रहेंगी। भारतीय डाक विभाग 25 अगस्त से अमेरिका के लिए ज्यादातर डाक सामानों की बुकिंग सस्पेंड कर देगा। फिलहाल ये फैसला अस्थायी रूप से लिया गया है। 23 अगस्त को डाक विभाग ने एक प्रेस नोट जारी करके इसकी जानकारी दी थी। वहीं जर्मनी के डाइचे पोस्ट ने कहा कि निजी और व्यावसायिक ग्राहकों के लिए पार्सल भेजने पर अस्थायी रोक लगाई गई है। इटली के पोस्ट ने भी 23 अगस्त से इस सेवा पर रोक लगा दी है, हालांकि यहां से सामान्य पत्र भेजे जा सकेंगे। दूसरी तरफ ब्रिटेन की रॉयल मेल सर्विसेज ने अमेरिका भेजे जाने वाले सभी पैकेजेस रोक दिए हैं। स्वामी रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद महाराज पर क्या विवादित बयान दिया? संत समाज में एक बड़ी तकरार देखने को मिल रही है। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पर प्रेमानंद महाराज के वीडियो काफी वायरल होते रहते हैं। वो अक्सर अपनी सादगी भरी बातों के लिए चर्चा में रहते हैं। दूसरी ओर सनातन धर्म के बड़े ज्ञानी माने जाने वाले जगत गुरु रामभद्राचार्य, जिन्होंने एनडीटीवी को दिए एक इंटरव्यू में सीधे सीधे प्रेमानंद महाराज पर सवाल उठा दिया है। रामभद्राचार्य ने प्रेमानंद जी को विद्वान मानने से इनकार करते हुए कहा कि चमत्कार अगर है तो मैं चैलेंज करता हूं, प्रेमानंद जी एक अक्षर मेरे सामने संस्कृत बोलकर दिखा दें। उन्होंने साफ साफ कह दिया कि उनके लिए प्रेमानंद जी कोई चमत्कारी पुरुष नहीं है, बल्कि एक बालक है और उनकी लोकप्रियता क्षणभंगुर है, यानी कुछ समय के लिए है। इस बयान के बाद सोशल मीडिया से लेकर संत समाज तक में हलचल मच गई है। प्रेमानंद के समर्थक जहां रामभद्राचार्य के बयान की आलोचना कर रहे हैं, वहीं महंत राजूदास जैसे कई संतों ने दोनों को महान बताते हुए ऐसे बयानों से बचने की सलाह दे डाली है। अब देखना होगा कि ये दोनों संतों के बीच छिड़ी जुबानी जंग कितने आगे तक जाती है। अनिल अंबानी के आरकॉम पर क्यों गहराया संकट? भारतीय स्टेट बैंक के बाद अब बैंक ऑफ इंडिया ने भी अनिल अंबानी की कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस के लोन अकाउंट को फ्रॉड बता दिया है। बैंक ऑफ इंडिया का आरोप है कि 2016 में दिए गए 700 करोड़ रुपए के लोन में कंपनी ने पैसों की हेराफेरी की है। बैंक ऑफ इंडिया ने 2016 में आरकॉम को 700 करोड़ रुपए का लोन दिया था। बैंक का कहना है कि कंपनी ने इस पैसे का गलत इस्तेमाल किया। बैंक ने आरोप लगाया कि इस लोन की आधी रकम को आरकॉम ने नए नियमों का उल्लंघन करते हुए फिक्स डिपॉजिट में लगा दिया था। ये लोन 2017 में नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स बन गया, जिसका मतलब है कि कंपनी ने इसे चुकाया ही नहीं। इस पर अब 724.78 करोड़ रुपए का बकाया है। बीओआई ने इस फ्रॉड के लिए अनिल अंबानी और अन्य पूर्व निदेशकों को जिम्मेदार ठहराया। इससे पहले इस साल जून में भारतीय स्टेट बैंक ने भी आरकॉम पर 2,929 करोड़ रुपए में लोन की हेराफेरी का आरोप लगाया था। एसबीआई की शिकायत के बाद सीबीआई ने अनिल अंबानी के ठिकानों पर तलाशी भी ली थी। अनिल अंबानी के प्रवक्ता ने इन सभी आरोपों को गलत बताया है। उन्होंने कहा कि एसबीआई का मामला 10 साल पुराना है और उस समय अनिल अंबानी कंपनी के रोजमर्रा के कामों में शामिल नहीं थे। ये खबर बताती है कि वित्तीय समस्याओं से घिरी रिलायंस कम्युनिकेशन की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार को नक्सलवाद का समर्थक बताया तो क्यों गुस्साए पूर्व जज? अमित शाह ने विपक्ष के उपराष्ट्रपति उम्मीदवार पूर्व जज बी सुदर्शन रेड्डी पर एक तीखी टिप्पणी की। उन्होंने रेड्डी को एक पुराने फैसले के लिए नक्सलवाद का समर्थक बता डाला और अब 18 रिटायर्ड जजों के एक समूह ने इस बयान की कड़ी निंदा की है।
पूर्व जजों ने अमित शाह के बयान को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा कि इतने बड़े पद पर बैठे व्यक्ति को इस तरह से नाम लेकर टिप्पणी करने से बचना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा कि इस तरह के बयानों से न्यायपालिका की स्वतंत्रता पर खतरा हो सकता है। जजों का कहना है कि बी सुदर्शन रेड्डी का फैसला किसी भी तरह से नक्सलवाद का समर्थन नहीं करता था। केरल में एक सभा के दौरान अमित शाह ने कहा था कि रेड्डी ने ही सलवा जुडूम पर फैसला सुनाया था और शाह ने दावा किया कि अगर ये फैसला नहीं आया होता तो 2020 तक नक्सलवाद खत्म हो गया होता। बी सुदर्शन रेड्डी ने अमित शाह के बयान पर पलटवार करते हुए कहा था कि वो फैसले उन्होंने अकेले नहीं बल्कि सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सुनाए थे। उन्होंने कहा कि अगर अमित शाह ने पूरा फैसला पढ़ा होता तो उन्हें संदर्भ समझ आता। ये मामला 2011 का है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने अपने फैसले में ये माना था कि माओवाद और उग्रवाद से निपटने के लिए आदिवासी युवाओं को पुलिस अधिकारी बनाना गैर कानूनी था। इस फैसले से ही सलवा जुडूम को खत्म किया गया था। कुल मिलाकर राजनीतिक बयानबाजी अब न्यायपालिका के पूर्व सदस्यों के बीच बहस का कारण बन गई है और अब इसे लेकर हर तरफ चर्चा हो रही है। निक्की मर्डर केस में क्या नया खुलासा हुआ? उत्तर प्रदेश के ग्रेटर नोएडा में हुए निक्की मर्डर केस के बारे में जिसने भी सुना उसका कलेजा कांप उठा। निक्की के पति विपिन भाटी और ससुराल वालों पर निक्की को जिंदा जलाने का आरोप है। बताया जा रहा है कि निक्की की हत्या इसलिए की गई क्योंकि वो अपनी बहन के साथ मिलकर एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी और सोशल मीडिया पर रीलें बनाती थी। पुलिस सूत्रों के मुताबिक निक्की और उसकी बड़ी बहन कंचन की शादी एक ही परिवार में हुई थी और दोनों बहनों ने मिलकर एक ब्यूटी पार्लर खोला था और सोशल मीडिया पर भी वो खूब एक्टिव रहती थी। ससुराल वालों को उनका काम करना और रील बनाना पसंद नहीं था। इसे लेकर परिवारों में कई बार झगड़े भी हुए। यहाँ तक कि एक पंचायत भी बुलाई गई जिसमें यह तय हुआ था कि दोनों बहनें रील नहीं बनाएंगी। लेकिन जब उन्होंने फिर से अपना काम जारी रखा तो विवाद और बढ़ गया। निक्की के परिवार वालों का आरोप है कि पति और ससुराल वाले निक्की से दहेज की मांग कर रहे थे। पैसों और दहेज की मांग पूरी न होने पर निक्की को बुरी तरह मारा गया और फिर उन पर ज्वलनशील पदार्थ डालकर आग लगा दी गई। और यहाँ तक कि निक्की के पिता ने यह तक कहा कि ब्यूटी पार्लर को खोलने के लिए उन्होंने अपनी बेटियों को पैसे दिए थे ताकि आने वाले समय में वो आत्मनिर्भर बन सके। लेकिन निक्की का पति उस पर लगातार अत्याचार करता रहता था और कई बार उसके साथ मारपीट की थी। तो ये थी खबरें आज की। कल शाम 7 बजे फिर हाजिर होंगी अगली खबरों के साथ। अगर आपको आज की खबर अच्छी लगी, जानकारी भरी लगी तो इसे अपने दोस्तों रिश्तेदारों से शेयर कर ले। कल तक के लिए नमस्कार, शब्बा खैर, गुड नाइट।